कैसे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, द फुलिश क्वैक। फुलिश आम सा वर्ड है, बेवकूफ़ को कहते हैं, क्वैक अताई। एक ऐसा शख्स जिससे अपने प्रोफेशन पे पूरा अबूर ना हो। ठीक है, अच्छा, अब अताई मतलब लिखते कैसे हैं अताई ना? तो जो असल अताई लिखा जाता है वो ऐसे है, अलिफ तेलिफ ता और ऐसे, ठीक। लेकिन जो मुस्तामल है, ये वर्ड मुस्तामल नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है। जैसे वर्ड कुफली है, लेकिन वो कुल्फी कुल्फी अबू कुल्फी भी लिखा जाता है, कुल्फी बोला जाता है, लिखा होता है। तो जो वर्ड मुस्तामल है ना, वो अताई है, अताई आइन के साथ है। ये आप लोग अखबारों वगैरह में भी देखें तो बेटा ये ही लिखा होगा, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, अतल, ठीक है। तो आप इस तरह जो है इसको लिखेंगे। तो फुलिश बेवकूफ, अताई ऐसा डॉक्टर जिसे कोई भी मतलब ज़्यादातर डॉक्टरी प्रोफेशन के लिए होता है, जिसको अपने पेशे पे पूरा अबूर हासिल ना, उसको फिर कहा जाता है। तो ये फोक टेल लोक कहानी होती है, इसके कोई सच को राइटर को पता नहीं, सीना मसीना मुंतकिल होती है, एक से दूसरे आगे वो चलती जाती है, तो बेटा इनको फोक टेल्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो आपने एक मुहावरा सुना होगा, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। यानी अगर हकीम पूरा सूरा है, उसको अपने प्रोफेशन पे पूरा अबूर नहीं है, तो बेटा वो आपकी जान के लिए खतरा है। इसी तरह अगर एक मुल्ला जो है, एक मौलवी साहब जो है, जिससे मजहब के बारे में मालूम नहीं, तो वो आपके ईमान के लिए खतरा है। इन शॉर्ट, any person who is not expert in the work he is doing, he is sure to damage that work. वो उसका आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक्सपर्ट्स की बात जो है सुननी चाहिए, एक्सपर्ट की बात पर जो अमल करना चाहिए। और इसमें आपके लिए एक और लेसन भी है इस पूरी स्टोरी के अंदर, वो ये है कि बेटा कभी भी किसी चीज को देखकर आपने कॉपी नहीं करनी। आप घर में देख रहे हैं वालिद साहब, एक आपकी LCD है, LTV है, उसका कोई शू खराब हो गया है, या कोई ट्यूबलाइट वगैरह या कोई LCD LED वगैरह वो सेट करके लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप उस जगह को नहीं छेड़ेंगे। आप उसको आपने देखा, आप वालिद साहब के साथ एक दो दफा देखे वो ड्राइव कैसे कर रहे हैं, वजह स्टीयरिंग को घुमाना है, चाबी इधर इग्निशन में लगाई और गियर लगाया और चल, बेटा आपने ऐसे नहीं। unless you are given a proper training by a proper expert in that field, even then when he gives you his assent, his consent, his willingness that now you can operate that thing, then you will operate. Otherwise, you will never do anything in which you have no proper assistance, no proper teaching, no proper instruction. Otherwise, you are sure to damage yourselves or the things of your possession. या आप अपना नुकसान करेंगे या जो भी आपकी चीजें बेटा उनका नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना, ठीक हो गया। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, हम इसका जो प्लॉट है उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे इसको, ताकि जरा आपका एक इंटरेस्ट कायम रहे इसके अंदर, जैसे जैसे आगे लॉजिकल सीक्वेंस जो चलती जाएगी आप इसको देखते जाएंगे, ठीक हो गया। तो अपन ऐसे शुरू करते हैं। तो राइटर जो है वो लिखता है स्टार्ट में जो है, कहता है कि वन इवनिंग, एक शाम का जिक्र है, एज द सन वाज सेटिंग, जब सूरज गरूब हो रहा था, राइज तलू होना और सेटल गोड़ा गरूब होना, जब सूरज गरूब हो रहा था, some travelers stayed to rest under a clump of trees. तो कुछ मुसाफिर हैं ना, आराम करने के लिए दरख्तों के एक झुंड के नीचे जो है वो रुक गए, ठीक है ना। झुंड जो है कैसे लिखेंगे, and loosening their camels set them to graze, और अपने ऊंटों को बेटा उन्होंने खुला छोड़कर चरने पर लगा दी, ठीक हो गया। अब ये वर्ड है थोड़ा सा जरा जहन में रहे कि जो लूज है इसमें क्या फर्क है। एक LOSE लूज होता है, एक
एल डबल ओ एस लूज होता है। एक एल ओ डबल एस लॉस, ये लॉस, ये बेटा नाउन है, ये नुकसान, ठीक है। एल ओ एस ई लूज, ये बेटा वर्ब है, ठीक है। नुकसान करना, ठीक हो गया। इसकी सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म जो है वो लॉस्ट है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो लॉस्ट है। ये बेस फॉर्म, ये बेटा इसकी पास्ट फॉर्म, और ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल इसके सेम है। लॉस्ट नाउन, अच्छा अब ये जो एल डबल ओ एस ए लूज है, ये एडजेक्टिव है जो सख्त ना हो, ढीले को कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके एंड में ईएन लगा देंगे, जैसे यहां पर है एल डबल ओ एस ई एन, तो ये बेटा वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के लिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे कि आप उनके शुरू में ईएन लगाएं तो वो वर्ब बन जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके एंड में लगाएं तो वर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज एक एडजेक्टिव है, लार्ज, अगर आपने इसका एडजेक्टिव वर्ब बनाना हो तो आप शुरू में लगा दें एन लार्ज। अभी पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा भी है, जब वो कहता है हु एवर एनलार्ज्ड इट, जिसने भी इसको पढ़ा है, ठीक है। अब वीक एडजेक्टिव है, वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक, इसके एंड में लगेगा वीक है। ये कोई रूल नहीं है, यानी कि ये इन वर्ब्स के शुरू में लगेगा तो इन वर्ब्स के एंड में लगेगा, बेटा ये कोई रूल, वो हमें पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा बे इस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये एडजेक्टिव एंड में ईएन से वर्ब बनेगा या शुरू में ईएन से वर्ब? उसके लिए इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक बहुत ज्यादा आपने रीड किया किस चीज को, टेक्स्ट को। क्यों आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है? इसी वजह से कि एक वर्ड कैसे बिहेव करता है। फेस्ट है, फेस्ट वो एडजेक्टिव भी है, वो एडवर्ब भी है, ठीक हो गया। वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली एडवर्ब। कैसे पता चलेगा? टेक्स्ट के अंदर पता चलता है, जब टेक्स्ट के अंदर वर्ड बिहेव करते हैं वहां से पता चलता है। ये ग्रामेरियंस क्या होते हैं? ग्रामेरियन रूल बनाते नहीं है, बात आपके जहन के अंदर है, वो जस्ट रूल अखज़ करते हैं। एक जो ग्रामेरियन होता है वो अपनी जुबान का, जो भी इसकी जुबान है इसका, वो ग्रामेरियन बहुत ही इंटेंसिव और कीन रीडर होता है, उसको वो वर्ड्स के बिहेव को चेक करता है कि ये वर्ड ऐसे 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 बिहेव करता है, तो ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है। ये वर्ड सिर्फ नाउन के तौर पर बिहेव करता है और ये वर्ड सिर्फ एडवर्ब के तौर पर बिहेव करता है। बड़ा याद रखिए, अगर किसी ग्रामेरियन की बुक के अंदर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस ग्रामेरियन ने वो रूल मुरतब किया है। ग्रामेरियंस रूल मुरतब नहीं करते, वो जस्ट अखज़ करते हैं बस। लैंग्वेज जब बोली जाती है, वो बोलने वाले जो हैं, लिखने वाले जो हैं, जैसे लैंग्वेज बोली जाएगी, जिस टेंडेंसी के अंदर बोली जाएगी, वो रूल्स, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो कुछ मुसाफिर जो है स्ट्रेट वो रुक गए बेटा, ठहर गए। स्टे आर्जी कयाम होता है, सेटल मुस्तकिल कयाम होता है। आपसे कहा लाहौर में कहाँ स्टे करेंगे, इट मींस आर्जी कयाम है। फलां लाहौर में सेटल हो गए, इट मींस बेटा वो मुस्तकिल कयाम हो गया, ठीक है। अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प झुंड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग वेरी क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के जो क्लोज जो होते हैं तो उनको कहते हैं। एक शाम का जिक्र है कि गुरूबे आफ्ताब के वक्त कुछ मुसाफिर बड़ा आराम करने के लिए दरख्तों के एक झुंड के नीचे रुक गए। एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, अभी हमने बताया कि लूजन लूज से है। अब लूजन का तर्जुमा ये नहीं होगा कि अपने ऊंटों को ढीला छोड़ते हुए, नहीं, यहां पर लूजन से मुराद है सेट फ्री। क्या मुराद है बेटा? सेट, खुला छोड़, आजाद छोड़। उन्होंने अपने ऊंटों को खुला छोड़ दिया, किस एंड सेट देम टू ग्रेस, और उन्हें चढ़ने पर लगा, खुला छोड़ देने का, ठीक है भाई, अब आप चले। इट हैपेंड दैट, यही वर्ब अब जो लेसन नंबर 8 पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, उसके अंदर भी है। इन दैट बोट देयर हैपेंड टू बी अ सर्जेंट, याद है मैंने आपको बताया था, इत्तफाकन, बाय चांस, अक्कर बाय चांस, इत्तफाकन ऐसे हुआ that one of the animals entered a melon field, कि उनमें से जानवर खरबूजों के एक खेत में घुस गया। अब अगर यहाँ आप कंस्ट्रक्शन पे गौर करें तो क्या कहता है? वो कहता है entered a melon
अब अगर हम गौर करें एंटर्ड ए, तो यहां पर जीरो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन। उर्दू में देखिए, खरबूजों के खेत में घुस गया, ठीक है क्या? हम में के लिए इन या इनटू लगाते हैं, इनटू मोशन के लिए इन, वैसे अगर हम ऑलरेडी इन, वैसे मोशन के लिए भी होता है। याद रखिएगा कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर वर्ब्स कि बेटा वो अपने वक्त प्रेपोजिशन नहीं देते, ठीक है, ज़हन में रहे। हम उनमें कुछ मशहूर जो वर्ब्स आपको यहाँ पर लिखवा देते हैं। वर्ब्स टेकिंग जीरो प्रेपोजिशन, जो कोई प्रेपोजिशन नहीं, मशहूर ठीक, लव, अटैक, हेट, वीच, ठीक है, और एक हमने अभी लिखा एंड, और भी ऐसे, ठीक हो गया? ये मशहूर वर्ब्स हैं, ये अपनी बात प्रेपोजिशन नहीं रखें। हाँ, अगर आप ऐसे गए, आप लिखे जनाब आई लव पाकिस्तान, देखें जीरो प्रेपोजिशन, पता है यहाँ पर लव क्या है? वर्ब है। लेकिन ये अगर हम ऐसे लिखें आई हैव लव फॉर पाकिस्तान, तो कहें जनाब यहाँ तो आपने वो लगा दिया, प्रेपोजिशन आ गई, लव फॉर आ गया। बेटा यहाँ पर जो लव है, जो वो बिहेव कर रहा है, किसके लिए? नाउन। हमने लिखा वर्ब्स, जब ये ऐसे वर्ब होंगे तो फिर इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा कहें जनाब इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965। अब अटैक और पाकिस्तान के बीच में जब ये वर्ब्स के बाद अपने ऑब्जेक्ट लेंगे तो बेटा आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, ठीक हो गया? जीरो प्रेपोजिशन। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ड्स कब जो है एज ए नाउन बिहेव करते हैं, कब एज ए वर्ब। अब इस फिक्रे के अंदर देखो लव ये नाउन है, इस फिक्रे के अंदर लव जो है वो वर्ब है। बेटा अब ये किसी ग्रामेरियन ने डिफाइन नहीं किया, ज़हन के अंदर है, ग्रामेरियन है जनाब माइकल स्नायन, एजे थॉमसन है या ओएन एंड मार्टिन साहिबान है, उन्होंने इनको जो है वो नहीं नहीं ये लव जो है वो नाउन और वर्ब के तौर पर, ऐसे कुछ नहीं था बेटा। वो लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं, जब हम टेक्स्ट रीडिंग करते हैं, एक्चुअली बोलने वाले हैं, लैंग्वेज अपना स्ट्रक्चर खुद डिफाइन करता है। ग्रामर जो होती है इट्स नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर का नॉलेज होती है, ठीक हो गया? ऐसा नहीं होता ग्रामर को रूल्स को फॉर्म नहीं करती, इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसी वजह से कि आप जरा वर्ड्स के बिहेव को चेक करें, वर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं। लूज एडजेक्टिव है, लेकिन लूज के अंदर अगर ये लगा दे तो वो बन जाता है। ये कहां से पता चला? यहां से लूजन देते हैं, सेट देम टू। अब ये वाला चला एंटर के बाद आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, वो किस सूरत में? जब एंटर क्या होगा बेटा? वर्ब। आपको समझ में आ रही बात है? तो हम इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया? अच्छा, it happened that one of the animals entered a melon field and that a melon stuck in its throat. और ऐसे हुआ कि खरबूजा उसके गले में फंस गया, अटक गया। स्टिक, स्टक, स्टक, ये बेटा फॉर्म्स है, ठीक है? स्टिक, स्टक, चमक जाना, अटक जाना। अब हम ऐसे तर्जमा नहीं, लफ्ज स्टिक का लफ्ज में चमकना होता है, तर्जमा ऐसे नहीं करेंगे खरबूजा उसके गले में चमक गया, बनेगा ही एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। शायद उसने उसको सालम निकलने की कोशिश की होगी, जल्दी में जानवर है तो वो खरबूजा उसके गले में फंस गया। अब क्या हुआ जनाब? गिर के तड़पने लग गया, उसका तो वो बकल कैविटी शायद ब्लॉक हो गई उसकी जो है, और साथ उसका सांस भी बंद हो गया। अच्छा जनाब, जाओ मालिक, अब मालिक बैठा था, उसने देखा जनाब तो मसला हो गया। सीइंग दिस he thick and fearing to lose the animal, कि वो तो इस जानवर से हाथ धो बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर लूज कौन सा है? अपने टेक्स्ट में देखिए बेटा कौन सा है? ये वाला to lose, infinitive, to के बाद फर्स्ट फॉर्म। उसको डर लग गया, मेरा तो जान मर जाता है, ये तो मरता है। उसने क्या किया? Tied a blanket round its throat. उसने क्या किया? उसके गले के इर्द गिर्द एक कंबल बांधा। Now what's the difference between round and around? इनमें डिफरेंस क्या है? सर्टेन केसेस से ये दोनों बराबर होते हैं, जैसे the earth revolves around the sun, ये भी ठीक है।
The earth revolves around the sun. ठीक हो गया? एक राउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, ठीक है? तब राउंड और लेकिन ये बेटा जरूरी नहीं है कि हर जगह ही राउंड और अराउंड बराबर, ये फिर हम आगे जाकर आपको मजीद क्लियर करेंगे किस सिचुएशन के अंदर ये बराबर नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा, उसने इसके गले के इर्द कंबल बांधा। अच्छा, और टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड हिज थ्रोट एंड स्ट्रक द प्लेस, और उसने उस जगह पर जर्ब लगाया, स्ट्रक मारना। अब देखिए, ये स्टिक स्ट्रक स्ट्रक, ये चमटना, ये जो वर्ड है ये है स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक और स्ट्रक, ये चमट जाना, ठीक, और ये मारना या जर्ब लगाना। बात फॉलो कर रहे हैं? फर्क है स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। अगेन एक वर्ब स्ट्रोक भी तो होता है, कई स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रक तो नहीं होता। जैसे कल हमने एक वर्ब बताया आपको कि क्लिंग, क्लैंग, क्लंग नहीं होता बेटा, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। क्लैंग एक और वर्ब है। क्लैंग का मतलब होता है टन टन करना, घंटी की टन टन, एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों होता है। घंटी के टन टन क्लैंग कहते हैं, क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल, वो जो बेल वगैरह पहले बजती होती थी। नहीं बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। अब स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रोक, नो वेयर यू स्ट्रोक एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड स्ट्रोक? स्ट्रोक is generally used to hit gently, टैप की सेंस के अंदर होता है, स्ट्राइक सराउंड। स्ट्रोक का जनरल स्ट्रोक एक, अच्छा ये भी जहन के अंदर है, स्ट्रोक एज ए नाउन भी होता है। ठीक हो गया बेटा? एज ए नाउन भी और एज ए वर्ब भी। जब हम एज ए वर्ब यूज करेंगे स्ट्रोक, STRO, ये बेस फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म स्ट्रोक और पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रोक। ठीक हो गया? ये इसकी बेस फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म और ये पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रोक, स्ट्रोक, स्ट्रोक। स्टिक, स्टक, स्टक, चमटना, और स्ट्राइक मारना, हिट करना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। द प्लेस विद ऑल हिज माइट। अच्छा, माइट आ गया। एक तो माइट एज ए वर्ब होता है, आप क्या कहते हैं? मे, माइट और माइट मॉडल वर्ब है। हो गया जनाब? फर्स्ट फॉर्म ले, एक माइट, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड, और ये बेटा आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है? एक माइट एज ए नाउन, ये किसे कहते हैं? ताकत। किसे कहते हैं? विथ ऑल हिज माइट। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो अपने बाद नाउन लेता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होता है। तो तर्जुमा क्या होगा? अपनी पूरी ताकत से जर्ब लगा। मालिक ने ये देखा तो इस डर से जानवर से हाथ धो बैठेगा, उसने उसके गले के बेटा कंबल बांधा और उस जगह पर अपनी पूरी कुव्वत से जर्ब लगाई। इंस्टेंटली आंसर वर्ड, इंस्टेंटली, हमने इंस्टेंटली उसी में द मैन ब्रोक, खरबूजा टूट गया, सॉफ्ट था ना, अंदर टूट गया, एंड इट वाज देन इजीली स्वैलोड, और फिर उसने इसको आसानी से निगल लिया। स्वैलो क्या था बेटा? निगलना, एब्सॉर्ब, टेक इन, टूट गया, आगे पीछे हो गया, और इस तरकीब से उसने अपने जानवर को मरने से बचाया। ठीक हो गया? अब a certain man who had just come up, एक अजनबी आदमी जो अभी आया था। अब सर्टन का तर्जुमा तो अजनबी नहीं होता। पिछले चैप्टर के जब हम सिनोनिम्स लिख रहे थे, आखिरी जगह पर पैराबल नंबर 3 के अंदर सर्टन का हमने लिखा था नॉट स्टेटेड, जिसका बयान नहीं करते। हम आपसे कहते हैं, बाज़ हम ऐसे कहते हैं, आप में से बाज़ लोग मेहनत नहीं कर रहे, सर्टेन स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग हार्ड। हमने आपको उनको क्लियर नहीं किया, आपके लिए वो क्या है? अजनबी, नॉट स्टेटेड, बयान नहीं किया, बताया नहीं मेरे को। A certain man who had just come, एक अजनबी जो अभी आया, लुकिंग ऑन, अच्छा उसने देखा, एंड वाचिंग द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कार्रवाई कहते हैं, उसने इसको गौर से देखा। उसने फिर क्या किया? शोल्डर्ड द बंडल, उसने अपनी गठड़ी को अपने कंधे पर रखा, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव जाकर प्रिटेंडेड तो दिखावा करना, डैडी वाज डॉक्टर, वो तो डॉक्टर है, और अगले गांव जाकर उसने एक डॉक्टर होने का दिखावा किया। अब देखें, हमने आपसे कहा कि जनाब टेक्स्ट में पता चलता है वर्ड कैसे बिहेव होगा। अब ये जो वर्ड है शोल्डर, ठीक है ना, नाउन है, आपके कंधे को कहते हैं। उसने क्या यूज किया? शोल्डर, इट मींस बेटा
यानी एज ए वर्ब भी होता है और एज ए नाउन भी होता है। और जब ये एज ए वर्ब होगा तो इसकी पास्ट फॉर्म सिंपल रेगुलर वर्ब, शोल्डर जैसा वीडी लगा के बताते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल भी शोल्डर, कंधे पर रखना, ऐसे वर्ब। और अगले गांव जाकर उसने दिखावा किया, प्रिटेंड होता है टू शो, टू पोज व्हाट यू नॉट इन रियलिटी, अपने आप को वो शो करना बेटा जो हकीकत में नहीं होता, इसको दिखावा करना। ठीक है, अब ये गांव में जाकर कहा, उसने ऐलान कर दिया मैं तो डॉक्टर हूं बहुत बड़ा एक। अच्छा, एंड व्हाट कैन यू क्योर, हर आपकी स्पेशलिटी, किसी ने पूछा भाई आप किस चीज का इलाज करते हैं, भाई आप आई स्पेशलिस्ट हैं, आप एयर स्पेशलिस्ट हैं, आप जनरल फिजिशियन हैं, आप क्या हैं? तो वो कहता है आई कैन आस्क द जिस गांव वाले ने बेटा पूछा, आई कैन क्योर द वाइट, उसने कहा मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूं। गिलड़ एक बीमारी है, हमारे बुजुर्गों में होती है। ये किस वजह से होती है? गिलड़ जो है ये थायराइड ग्लैंड होता है हमारी गर्दन में, और ये आयोडीन की कमी की वजह से ये अपने हुजम में बढ़ जाता है। ऐसे यूं लगता है जैसे गले में खरबूजा किसी ने बड़ा सा फंसाया हुआ है। अब उस बेवकूफ ने समझा कि जिनके गिलड़ होते हैं शायद इनके खरबूजे फंसे होते हैं, इनको मारें, आप स्ट्राइक करें, बंदा ठीक हो जाता है। इसलिए हमने स्टार्ट के अंदर कहा कि नेवर ट्राई टू कॉपी अदर्स, कभी भी दूसरों को कॉपी करने की कोशिश न करें। इन द थिंग्स, इन द मैटर्स, इन द एक्शंस इन व्हिच यू हैव नो ट्रेनिंग, जिसमें बेटा आपकी तरबियत नहीं होती। एंड ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स, ये भी ध्यान के अंदर है, एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर किसी ऐसे वैसे ने ट्रेनिंग दी आपको और आपको उसके ऊपर मास्टरी नहीं है तो आप सीरियस जो है वो सर्कमस्टांसेस का जो है वो शिकार हो सकते हैं। मुझे ड्राइविंग का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं दोस्त की गाड़ी ले गया तो वो मुझसे तो वो लग गई, उसकी एक साइड पूरी, काफी उस बेचारे का नुकसान हो गया, नई गाड़ी थी उसकी जो है। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो अपने बेटा ऐसे उसने कहा कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। अब उसने लिखा है आई कैन क्योर द ग्वाइडर, गिलड़ डिजीज नेम्स है, उसके साथ दा लगा दिया। बड़ा याद रखिएगा डिजीज नेम्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अब उसने क्यों यूज किया? स्पोकन फॉर्म है, डायलॉग है ऊपर, तो डायलॉग जो है वो उसको जो है इनफॉर्मल समझा जाता है। स्पोकन फॉर्म जो कि उसके ऊपर अब मतलब जैसे भी बोल रहे हैं उसको ठीक, उसको जो सेट कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है जनाब। तो हाँ, रिटन फॉर्म के अंदर जो है तो ग्रामर्स के तमाम रूल्स को आपने मलहूज़े खाता रखना हुआ होता है, ठीक है। तो जो बोल रहा है आप किसी अंग्रेज के साथ बोल रहे हैं तो आप कहें जनाब आई वर्क्स एट मुस्लिम कॉलेज, तो अंग्रेज आकर ये नहीं कहेगा आई विल नॉट कम्युनिकेट विद यू, यू डोंट नो दैट, यू डू नॉट ऐड एस विद आई, ऐसी कोई बात भी नहीं होती, ठीक है। वो जस्ट एक कम्युनिकेशन होती है। तो वो कहता है कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूं। जब ये तो अब एक खातून आ गई सामने, एन ओल्ड वुमन, एक बुजुर्ग सी खातून, whose throat was swollen to a frightful size, swollen फूल जाना, सूजा हुआ, फ्रैटफुल खौफनाक, यानी वो गिलड़ काफी बड़ा था उसके अंदर, जो थायराइड ग्लैंड काफी साइज के अंदर बड़ा हुआ था। हुजम को कहते हैं। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम तो बेसाख्ता कह उठना, आप इसको चिल्लाना भी कह सकते हैं। एक्सक्लेम की डेफिनेशन क्या है? एक्सक्लेम की डेफिनेशन होती है से समथिंग सडनली एंड से लाउड, से something suddenly and loud। अब ऊंची आवाज में एकदम बेसाख्ता, उसको बेसाख्ता कहते हैं। ओ माय सन, ऐ मेरे बेटे, इफ यू कुड ओनली क्योर माय बॉय, अगर तू मेरे गिलड़ का इलाज कर दे, आई वुड ब्लेस यू फॉरएवरमोर, तो मैं तुम्हें हमेशा दुआएं दूंगी। ब्लेस, वैसे ब्लेस का मतलब अता करना होता है, ग्रांट, एक इसका तर्जुमा बेटा थैंक भी होता है। और थैंक्स, शुक्रिया, बुजुर्ग लोगों के पास शुक्रिया का सबसे बड़ा जो उनके पास एक वे होता है वो दुआएं देना होता है। बुजुर्गी में मटीरियल पोजीशन से बेचारे जो वो तो नहीं होती उनके पास इतनी ज्यादा है, और बुजुर्गों की दुआओं की बड़ी फजीलत भी है, आज इस कदर वारिद भी हुई। तो उसने कहा कि अगर तू मेरे गिलड़ का इलाज कर दे तो मैं तुम्हें सारी उम्र दुआएं दूंगा, सारी जिंदगी दुआएं देते रहोगे जितनी मेरी बाकी की जिंदगी। आई वुड ब्लेस यू फॉरएवरमोर, हमेशा, एवरमोर, ऑलवेज, इटर्नली, परपेचुअली, मैं हमेशा तुम्हें दुआएं दूंगा। सर्टेनली, बिल्कुल, यकीन है, ये कोई मसला ही नहीं है। एंड सडन मैं उससे जवाब दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियर, ब्रिंग मी
a blanket and a good sized mallet. mallet कहते हैं लकड़ी के हथौड़े। अब लकड़ी के हथौड़े से मुराद ये नहीं होता कि वो सारा लकड़ी का होता है। आपने देखा होगा अब हथौड़े जो है ये जिनका उनकी जो हैंडल होता है वो तो लकड़ी का ही होता है। जो आगे हेड की बात है, हेड लोहे का हेड, वो जो कील वगैरह को ठोकने के लिए होता है। आपने अक्सर शायद कभी देखा हो किसी को मार्बल लगाते हुए या किसी को ये टाइलें वगैरह लगाते हुए, तो बेटा वो उनके पास जो हेड होता है ना, आगे जो उसका हेड होता है वो रबर का होता है। ये जो ट्रंक्स और सूटकेसेस जो जिसके बनाते हैं ये जो लोग जो है, उनके पास जो हैमर होती है बेटा, उसको देखिएगा उनका जो सर होता है वो लकड़ी का होता है। उससे कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं कुबा। अब कुबा एक वर्ड थोड़ा सा शायद आपने पहले ना सुना हो, लकड़ी का कुबा जो है। तो अब कुबा जरा ना ही लिखें, वर्ड इतना मुस्तामल नहीं है, बेहतर है कि आप ये लिखते हैं लकड़ी का। ठीक है, कहता है ऐसा करें कि मुझे एक कंबल और एक जरा बड़ी सी गुड साइज का है उसने, एक बड़ी सी जरा लकड़ी की हथौड़ी का, मैं अभी खातून को ठीक कर देता हूं, कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा जनाब, as soon as they were brought, चूं ही ये चीजें मंगवाई गई, यानी वो कंबल और वो बेटा लकड़ी का हथौड़ा, he tied up the woman's throat, उसने उसको कंबल से बांधा, and struck the place with so much force, और उसने उस जगह पर इतनी शिद्दत से ज़रब लगाई that the poor old creature, यहाँ पर poor से मतलब बेचारा, अनलक, miserable, एक तो poor कहता है penniless, यहाँ पर बेटा ये penniless के अंदर empty pocketed नहीं बोल, बेचारा miserable की कि वो बेचारी बुढ़िया instantly उसी लम्हे expired इंतकाल में। सारे वो लकड़ी का हथौड़ा था, उसने ज़रब को कहाँ बर्दाश्त करना था। तो उस बेवकूफ ने जैसे उसने कैमल मैन को देखा ट्रीट करते हुए, उसने वैसे वही टेक्निक जो उसके ऊपर लगा दी और वो बेचारी अपनी जान से गई। जो ये चीजें मंगवाएंगे तो उसने उस खातून की गर्दन को उस कंबल से बांधा और उसके सूजे हुए हिस्से पर उसके सूजे इतनी कुव्वत से ज़रब लगाई कि बेटा वो बेचारी बुढ़िया उसी वक्त इंतकाल या मर गई, जो मर से निकले। आह क्राइड करती, उन लोगों ने चिल्लाकर कहा, आह आह का आई, दिस फेलो इज अ विलन, ये बहुत बुरा आदमी है। फेलो फेलो कहते हैं मैन ऑफ इक्वल रैंक। आप कहते हैं मेरा क्लास फेलो है, क्लास में आपके साथ है। एज फेलो, आपकी एज एक है। रूम फेलो, रूम में एक है। सेक्स फेलो, आपके और उसकी सेक्स एक है। आप मेल है तो वो भी मेल है, आप फीमेल तो वो भी फीमेल। मैन ऑफ इक्वल रैंक को कहते हैं, पीर को भी कहते हैं, मीट को भी कहते हैं। विलन, ये फिल्मों के विलन होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, बुरे आदमी बहुत बुरे होते हैं, हर किसी को तंग करते हैं, परेशानी इंतशार, परेशानी टेंशन खिलाते हैं। तो लोगों ने चिल्लाकर कहा कि ये तो बहुत बुरा आदमी है। सो दे सीज्ड हिम, चुनाचे बेटा उन्होंने उसको ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया, गिरफ्त में ले लिया। अच्छा, अब सीज ये भी पेन वर्ड्स के अंदर होता है। सीज एक सीज होता है CEASE सीज, ये सीज ये तो बंद करना है, एंड करना है किसी चीज को। एक SEIZD सीज होता है, ये होता है पकड़ लेना, काबू कर लेना। अब ज़ाहिर है उसको छोड़ने वाले तो नहीं थे, उस खातून के रिश्तेदार में भी। सो दे सेज्ड हिम बीइंग माइंडेड, इस ख्याल से टू कैरी हिम बिफोर द किंग, किसको पकड़ के बादशाह के सामने। उस वक्त और वैसे वैसे मसले हो रहे थे तो बादशाह के पास ले जाते थे। जब मैंने अथॉरिटी उनके पास ही देखा जनाब सही है, मसला कर दिया, इसका हमारा मसला हल कर। चुनांचे उन्होंने उसको बादशाह के सामने पेश करने के ख्याल से पकड़ा, जिसको उधर पेश करते हैं। One of them, however, said, बहरहाल उनमें से एक शख्स बोला, उनमें से she was a very old woman, यानी एक बुजुर्ग सी खातून थी, who must have died shortly in any case, जो किसी भी सूरत में कुछ अरसे बाद उसने मर तो जाना था। तो या तो होता ना जवान होती, चलो हम कहते हैं इसको जो है, अभी ऐसा उल्लू का पट्टा इसको अगर बादशाह के सामने लेंगे तो उसको फांसी चढ़ा देंगे तो मारा जाएगा। लेट्स देयरफॉर, अच्छा ऐसे करते हैं, कंपेल मजबूर करते हैं, रेच रेच कहते हैं तबाह, खस्ता हाल, गया गुजरा, बात को ऐसा होता है ना घर से किसी काम का नहीं, एक जगह से निकाल दिया, नकारा कहते हैं। टू डिग हर ग्रेव, डिग खोदना, यानी कि हम इसको मजबूर करते हैं कि उसकी कब्र, then we can beat him back and let him go, फिर हम इसकी खूब पिटाई लगाएंगे, वेल अच्छी तरह खूब, and let him go, और फिर इसको यहाँ से जाने देंगे।
ये तो लफ्जी तर्जुमा होगा, हमारा तर्जुमा कैसे होगा कि फिर हम इसकी खूब पिटाई करके इससे यहां से चल दिए। सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क, चुनाचे उन्होंने उसको पकड़कर काम पर लगा दिया। उन्होंने कहा चल भाई इसकी कब्र खोल। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ एंड हार्ड। अच्छा स्टिफ भी वही है, हार्ड भी वही है, सख्त भी वही है, मगर जमीन इतनी सख्त और बंजर थी that he made slow progress, कि वो आहिस्ता ही काम कर सके। चुनाचे उन्होंने इसको पकड़कर काम पर लगा दिया, मगर जमीन इतनी सख्त और बंजर थी बेटा कि वो आहिस्ता ही काम कर सके। अब उन्होंने देखा ना उसको धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने उसको कहा इफ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम ये नहीं खोदोगे, क्राइड दे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो हम तुम्हें बादशाह के सामने जरूर पेश करेंगे, ये तुम बादशाह के सामने पेश होकर रहोगे। यू के साथ विल आता है, शैल तो चेंज हो जाएगी, जरूर की सेंस के अंदर आ जाएगी। एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी। अक्सर ये बच्चे देन और देन में कंफ्यूज होते हैं। देन बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तब उस वक्त। देन कंपैरिजन के लिए होता है। शी इज टॉलर देन आई, वो मुझसे लंबी है। आई एम वाइजर देन यू, ये फर्क है दोनों के अंदर जो है। समझ आ गई बात की? देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, उस वक्त, तब, और तब तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा है दो तरह इस्तेमाल होता है। एक होता है कोई भी चीज लटका, कोई भी चीज है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म हंग और पास्ट पार्टिसिपल हंग। अच्छा एक हैंग होता है फांसी देना, जैसे मुजरिमों को फांसी दी जाती है, फिर बेटा इसकी फॉर्म होती है हैंग और पास्ट पार्टिसिपल हैंग। ठीक हो गया? हैंग हैंग एंड देन यू विल बी हैंग, और फिर तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी। ठीक हो गया? इतना टेक्स्ट काफी है आज के लिए, हम आपको फिर इसका सिनोनिम अगले बैच में करवाएंगे। एक दफा मैं तमाम लेसन जितना भी हमने पढ़ा है, हर सेंटेंस को पूरा एक बार पढ़ूंगा और उसका बामुहावरा तर्जुमा बेटा आपने इसको गौर करना है। One evening as the sun was setting, some travelers stayed to rest under a clump of trees. एक शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त कुछ मुसाफिर आराम की गौर से दरख्तों के एक झुंड के नीचे रुक गए। And loosening their camels set them to graze, और अपने ऊँटों को खुला छोड़कर उन्होंने चरने पर लगा दिया। It happened that one of the animals entered a melon field and that a melon stuck in its throat. इत्तफाकन ऐसे हुआ कि उनमें से एक जानवर खरबूजों के एक खेत में चला गया और यह हुआ कि उसके गले में एक खरबूजा अटक गया। The owner seeing this and fearing to lose the animal, मालिक ने जब देखा और इस खौफ से कि वो जानवर से हाथ धो बैठेगा, tied a blanket round his throat and struck the place with all his might. उसने उस जगह को कंबल से बांधा और उस जगह पर अपनी पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई। Instantly the malik broke and it was then easily swallowed. उसी लम्हे वो खरबूजा टूट गया और ऊंट ने इसको आसानी से निगल लिया। A certain man who had just come up, looking on and observing this proceeding, shouldered his wage and shouldered his bundle and going to the next village, pretended that he was a doctor. एक अजनबी आदमी जो अभी भी वहां है, उसने इस कार्रवाई को देखा, गौर से मुशाहिदा किया, अपनी गठरी को कंधे पर रखा और अगले गांव जाकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर होने का दिखावा किया। And what can you cure? asked the villagers. गांव वाले ने पूछा, आप किस चीज का इलाज कर सकते हैं? I can cure the goiter. उसने कहा, ये मैं गिलहरी का इलाज कर सकता हूँ। An old woman whose throat was swollen to a frightful size exclaimed. एक बुजुर्ग सी खातून जिसका गला खौफनाक हद तक सूजा हुआ था, बेसाख्ता कह उठी, Oh my son, if you could only cure my goiter, I would bless you forevermore. बेटा अगर तुम मेरा गिलहरी का इलाज कर देना, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। ऐ मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे गिलहरी का इलाज कर दे तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। Certainly, answered the man. Here, bring me a blanket and a good sized melon. बिल्कुल, उसने जवाब दिया। ऐसा करें कि मुझे एक लकड़ी का हथौड़ा और एक कंबल ला दें। As soon as they were brought, he tied up the woman's throat with the blanket and struck the swollen part with so much force that the poor old creature instantly expired. जो ही ये चीजें घुमाएंगी तो उसने खातून के गले को उस कंबल से बांधा और उसके सूजे हुए हिस्से पर बेटा इतनी शिद्दत से ज़रब लगाई कि वो बेचारी बुढ़िया उसी वक्त इंतकाल था। said the people, this fellow is a villain.
उन लोगों ने चिल्लाकर कहा ये तो बहुत बुरा शख्स है। So they seized him, being minded to carry him before the king. चुनाचे उन्होंने उसको बादशाह के सामने पेश करने के ख्याल से पकड़ा। One of them, however, said, she was a very bold woman who must have died shortly in any case. बहरहाल उनमें से एक शख्स ने कहा कि एक बुजुर्ग सी खातून जिसने किसी न किसी सूरत कुछ ही अरसे बाद मर तो जाना था। Let's therefore compel the wretch to dig her grave. ऐसा करते हैं, इस बदहाल शख्स को मजबूर करते हैं कि इस बुढ़िया की कब्र खोदे। Then we can beat him well and let him go. फिर हम इसकी खूब पिटाई लगाएंगे और इसे यहाँ से चलता है। So they took him and set him to work. चुनाचे उन्होंने उसको पकड़कर काम पे लगा दिया। But the ground was so stiff and hard. मगर जमीन इतनी सख्त और मज्जा थी that he made but slow progress कि वो आहिस्ता ही काम कर सका। If you do not dig it, cried they, before the king you shall go, and then you will be hanged. अगर तुम ये जमीन नहीं खोदोगे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो हम तुम्हें बादशाह के सामने जरूर पेश करेंगे और फिर तुम फांसी चढ़ा दिए जाओगे। तो बेटा आज का ये लेसन यहाँ पे करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आप इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं पंक्चुएशन के वो भी आपको साथ करेंगे और साथ में जो इसके सिनोनिम्स हैं वो भी करेंगे। सिनोनिम्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ लिख भी रहे हैं। वो यहाँ पर लिखने का मकसद है कि आप हमारे साथ साथ उसको लिखते जाएं। आप लिखेंगे, उसका एक इम्पैक्ट होगा आपकी मेमोरी के ऊपर। जो है ये एक सिस्टम ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी है। ये इस वजह से बेटा कि सिनोनिम्स आपकी गिरफ्त में आ जाए, आपकी गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ें हमने कई दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट्स को एंड तक ये बहुत परेशान करते हैं। इस तरह जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला से उम्मीद है कि बेटा आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको मास्टर जो है वो कर लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह।